हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट विद यूट्यूब चैनल। आज हम एनटीपीसी असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका हम मेमोरी बेस्ड एंड कुछ मॉडल क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट वन वीडियो में हम क्वेश्चन वन से क्वेश्चन 20 डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। सो यह स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन सर्टेन स्टेबल स्टेशनरी ऑर्बिट and do not lose energy while moving in this orbit. Okay, next statement. The angular momentum of an electron in a permitted orbit is quantized and equal to nh cut. ये statement भी correct है. According to Bohr's quantization condition, mvr equal nh upon 2 pi equal nh cut, where n equal 1, 2, 3. So h cut equal h upon 2 pi. Okay, so the statement is correct. Next statement, electrons emit electromagnetic radiation continuously while revolving in a stationary orbit. Okay, ये statement incorrect है. This is a contrary to Bohr's postulate. In a stationary orbit, an electron does not emit or absorb electromagnetic radiation. So ये incorrect statement है. Next statement, radiation is emitted or absorbed only when an electron transition between two stationary orbit. ये statement सही है. बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब तक किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता है तब तक वो ना एनर्जी इमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है. रेडिएशन सिर्फ तभी इमिट या एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है. अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो फोटोन इमिट करता है, और अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाता है तो फोटोन एब्जॉर्ब करता है. इसी वजह से स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट है और ये बोर के सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट में से एक है. सो which of the following is correct? Option 1, 2, 4 only correct. So option A is correct answer. Next question 2. A hydrogen-like ion has an electron in the n equal 5 orbit. If the electron undergoes a transition to n equal 2, the ratio of the emitted photons frequency to the emitted during the transition n equal 3 to n equal 1 for the same ion is. So, for a hydrogen like ion, frequency equal rc z square 1 by nf square minus 1 by ni square. Okay, here r equal Rydberg constant and c equal speed of light, z atomic number, and ni initial orbit, nf final orbit. Okay, since the transition occur in the same hydrogen like ion, rc z square cancel out when taking the ratio. Okay, so nu directly proportional to 1 upon n final square minus 1 upon n initial square. So ट्रांजिशन, जब पहला ट्रांजिशन क्या है, n इक्वल 5 टू n इक्वल 2, 5 टू n इक्वल 2, इसमें न्यू वन का वैल्यू कितना आ रहा है, न्यू वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फाइनल है 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
इनिशियल है 5 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1/4 माइनस 1/25 इक्वल 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल 21 डिवाइडेड बाई 100। सो ट्रांजिशन जो 2 था उसमें क्या था, n इक्वल 3 लेवल से n इक्वल 1, तो इसमें म्यू टू का वैल्यू कितना आएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ओके, ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1 - 1/9 इक्वल 8/9। सो न्यू 1 डिवाइडेड बाई न्यू 2 का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। सो 21 डिवाइडेड बाई 100 न्यू 1 का वैल्यू है और न्यू 2 का वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 9। सो 21 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, ये आएगा 189 डिवाइडेड बाई 800। तो न्यू 1 डिवाइडेड बाई न्यू 2 का वैल्यू क्या होगा 189 डिवाइडेड बाई 800। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, consider the following statements regarding the inner sphere electron transfer mechanism। तो पहला स्टेटमेंट है द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ टेम्पोररी ब्रिज इंटरमीडिएट बिटवीन द ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म में ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बीच एक टेम्पोररी ब्रिज इंटरमीडिएट बनता है, इसी ब्रिज के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, at least one ligand capable of acting as a bridging ligand is generally required। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए जनरली कम से कम एक ऐसा लिगैंड होना चाहिए जो ब्रिजिंग लिगैंड की तरह काम कर सके। अगर ब्रिजिंग लिगैंड ही नहीं होगा तो ब्रिज नहीं बनेगा और इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट। Next, electron transfer occurs without any direct interaction between the coordination sphere of the two metal complex। ये स्टेटमेंट गलत है। इस स्टेटमेंट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिना किसी डायरेक्ट इंटरेक्शन के होता है। ये इनर स्फीयर मैकेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रॉपर्टी है। इनर स्फीयर मैकेनिज्म में दोनों मेटल कॉम्प्लेक्सेस टेम्पोररी ब्रिज के थ्रू डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड कैन एक्ट एज ब्रिजिंग लिगैंड इन इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लोराइड आयन यानी Cl माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH-, दोनों ही ब्रिजिंग लिगैंड की तरह एक्ट कर सकते हैं। ये दोनों टेम्पोररी ब्रिज बनाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को फैसिलिटेट करते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो 1, 2 and 4 only, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, consider the following statements regarding nuclear reaction। In beta minus decay, the atomic number of the nucleus increases by 1 while the mass number remains unchanged। So, in beta decay, a neutron is converted into a proton। अगर AZX हुआ तो बीटा डीके के बाद AZ+1 Y प्लस बीटा डीके प्लस एंटी न्यूट्रिनो। बीटा नेगेटिव के साथ एंटी न्यूट्रिनो आता है और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो आता है। ओके, सो इसमें क्या, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, इन अल्फा डीके द मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 and the atomic number decreases by 2। सो अल्फा डीके का रिएक्शन में अगर AZX अल्फा रिलीज होने के बाद A-4 Z-2 X प्लस 2 4 अल्फा। ओके, तो
ए कितना डिक्रीज हुआ, 4, मास नंबर 4 डिक्रीज हुआ, और एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज हुआ, 2। ओके, सो ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट, gamma radiation consists of high energy photons and does not change either the atomic number or the mass number of the nucleus। गामा का सिंबल होता है गामा 00। Gamma radiation is electromagnetic radiation, high energy photons. It carries no charge and no mass. Therefore, it does not change either the atomic number or the mass number of the nucleus। So, option 3 correct है। Next, the penetrating power of alpha particle is greater than that of gamma rays। ये statement incorrect है। Alpha particle have the least penetrating power, whereas gamma rays have the highest penetrating power। तो penetrating power का ऑर्डर क्या होगा, गामा का सबसे ज्यादा होगा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ओके, सो ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है। सो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 ओनली। करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स। तो ब्रोमीन वाटर ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ब्रोमीन वाटर है वो सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करके वो एसिड में कन्वर्ट करेगा। ये जो प्राइमरी एल्कोहल है इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अगर HNO3 होता, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये CHO को COOH में कन्वर्ट करेगा, और जो प्राइमरी एल्कोहल है CH2OH इसको भी एसिड में कन्वर्ट करेगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए जस्ट CHO को COOH में कन्वर्ट करेगा। तो पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में एक वीडियो है एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर नेम एंड कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर नेम को लेके आप वो देख सकते हैं। तो ऊपर रहेगा CHO, नीचे रहेगा CH2OH, डी ग्लूकोज है इसलिए OH राइट पे रहेगा, फिर OH, फिर हाइड्रोजन, फिर OH, H OH हाइड्रोजन। इसको अगर Br2H2O देंगे तो ये जो CHO ग्रुप है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट ये चेंज होके COOH हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन, ये CH2OH ही रहेगा। अगर HNO3 होता तो ये भी COOH हो जाता, तो तब D ए ऑप्शन होता। अगर HNO3 होता तो ए ऑप्शन होता, डी ग्लूकारिक एसिड, इधर भी COOH होता। क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन किया तो जस्ट इधर COOH है और इधर CH2OH है, इसलिए इसका नेम होगा डी ग्लूकोनिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, डी ग्लूकोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, for a certain reaction the standard enthalpy change is delta H naught minus 80 kilojoule mole inverse and the standard entropy change delta H naught minus 200 joule Kelvin inverse mole inverse। What is the following statement is correct। इस क्वेश्चन में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में
पूछा है। तो फॉर स्पॉन्टिनिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी नॉट इक्वल डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 80 किलो जूल मोल इनवर्स। इसको अगर जूल में कन्वर्ट करें तो 80 इंटू 10⁻³ जूल मोल इनवर्स। एंड डेल्टा एच नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है? -200 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू गिवन वैल्यू से कैलकुलेट करें तो डेल्टा एच नॉट का वैल्यू कितना है? 80,000। ओके, माइनस टी इंटू डेल्टा एच नॉट का वैल्यू कितना है? -200। सो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 80,000 प्लस 200 टेम्परेचर। फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन है? डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होना चाहिए। तो -80,000 प्लस 200 टी लेस देन 0। सो 200 टी लेस देन 80,000 एंड टेम्परेचर का वैल्यू कितना होना चाहिए? लेस देन 400 के। ओके, सो एट टेम्परेचर लेस देन 400 के डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है? लेस देन 0। तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर अगर लेस देन 400 के होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली बिलो 400 के। अगर टेम्परेचर इक्वल 400 केल्विन होता तो डेल्टा जी नॉट कितना होता? 0। तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अगर टेम्परेचर 400 केल्विन से ज़्यादा हुआ तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू भी 0 से ज़्यादा होगा। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, which of the following elements has the highest electron affinity? तो अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन iodine. This is because fluorine has a very small atomic size and the added electron experiences strong electron-electron repulsion in its compact 2p orbital. In chlorine, the incoming electron enters the larger 3p orbital where the repulsion is comparatively less, resulting in a more negative electron affinity. Okay, so order क्या है? क्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? क्लोरीन का। क्वेश्चन 8, the separation of components in gas chromatography is primarily based on difference in their, so जो गैस क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें the sample components are separated because they distribute differently between mobile phase, carrier gas and stationary phase, liquid or solid packed, coated inside the column. Components having lower affinity for the stationary phase travel faster, while those having higher affinity are retained
longer. Thus, separation depends on the partition coefficient or distribution coefficient of each component between the two phases. So पहला ऑप्शन क्या बोला है, मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट alone does not determine separation. Next, partition coefficient between stationary and mobile phase. This is the fundamental principle of gas chromatography. Okay, so correct answer option B. Question 9. The separation of lanthanoids on an industrial scale is commonly carried out by. Lanthanoids have very similar chemical properties and इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 and have similar ionic radii. Okay, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलर आयोनिक रेडियाई होता है. Therefore, their separation is difficult. The most widely used industrial method for separating lanthanoid is ion exchange chromatography. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ion exchange chromatography. Next, question 10. The radical primarily responsible for the depletion of the ozone layer in the presence of ultraviolet radiation is. The ozone layer in the stratosphere is mainly depleted by chlorine radical. Okay, chlorine radical, which are produced by the photodissociation of chlorofluorocarbons under ultraviolet radiation. तो इसका जो मेकानिज्म है, स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल्स, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2 Cl2, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में CF2 Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है. स्टेप 2 में ओजोन डिस्ट्रक्शन, इसमें जो Cl डॉट स्टेप 1 में फॉर्म हुआ वो O3 के साथ रिएक्ट करके ClO डॉट प्लस O2, फिर ClO डॉट O के साथ रिएक्ट करके Cl डॉट प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है. ओवरऑल रिएक्शन O3 plus O2 to O2. Since the Cl radical is regenerated, a single chlorine radical can destroy thousands of ozone molecules, making it the primary cause of ozone depletion. So correct answer होगा option A. Next question, question 11. Oxidation of toluene to benzaldehyde can be easily carried out with which of the following reagents? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय H3O प्लस. सो टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड, तो इसका डिटेल मैकेनिज्म देखते हैं. ओके, तो टोलुइन का जो ये वाला हाइड्रोजन है Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन ऐसे करके इधर डबल बॉन्ड करेगा, फिर इधर नेगेटिव आके क्रोमियम में अटैक करेगा, फिर ये डबल बॉन्ड, ये क्रोमियम OH डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, फिर जो एसिटिक एनहाइड्राइड था वो आके ये वाला लोन पेयर इधर जाएगा, फिर O माइनस आके इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, फिर ये फिर से एरोमेटाइज होगा, ये क्लिप करके जाएगा, ये जो O माइनस आएगा O माइनस जाके इधर अटैक करेगा. ओके, तो
ये क्या फॉर्मेशन होगा फिर, बेंजीन रिंग के साथ ओ COCH3। ओके, सिमिलरली सेकेंड टाइम रिएक्शन होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड होगा, इधर आके CrO3 अटैच होगा, फिर से एरोमेटिसिटी ब्रेक होगा, इधर Cr डबल बॉन्ड O OH, फिर से एसिटिक एनहाइड्राइड पे आके एरोमेटाइज हो जाएगा, O माइनस आके इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड फ्लिप करके चला जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग O C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, फिर अगर H3O प्लस देंगे तो ये दोनों को हाइड्रोलाइज कर देगा, फिर ये OH में कन्वर्ट कर देगा, फिर OH C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH एक हाइड्रोजन ले लेगा, फिर ये डबल बॉन्ड कर देगा, ये निकल जाएगा, सो बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। ये जो ऑप्शन 1 CrO3 एसिटिक एसिड फॉलोड बाय H3O प्लस एंड ऑप्शन 3 KNO4 HCl फॉलोड बाय H3O प्लस, ये ऑक्सीडाइज करके जो CH3 है ना उसको कॉम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करके COOH में कन्वर्ट कर देगा, या कि बेंजाल्डिहाइड फॉर्म नहीं करेगा, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, अकॉर्डिंग टू VS-EPR concept, which one of the following would adopt trigonal planar geometry? तो पहले NH4 प्लस को देखते हैं। NH4 प्लस के लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना होगा, हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट कितना एटम है 4 हाइड्रोजन 4 मोनोवैलेंट एटम, प्लस इसमें पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए -1 होगा, तो हाफ इंटू 8 इक्वल 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर है 4, इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगा इसका, N हाइड्रोजन 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 H प्लस टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। ओके, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, फिर NHCH3O2, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर होगा हाफ इंटू नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है 3 इक्वल 8/2 इक्वल 4, इसमें 3 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर है, इसका जियोमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, N इसमें लोन पेयर रहेगा हाइड्रोजन CH3 ओके, इसका शेप होगा पिरामिडल एंड जियोमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट CH3 माइनस को देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना होगा, कार्बन हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 4, मोनोवैलेंट एटम 3 नेगेटिव चार्ज है इसके लिए +1 होगा, 8/2 इक्वल 4, 3 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर है, इसका भी जियोमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। ओके,
और शेप होगा पिरामिडल। तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन सी। इसमें CH3+ है। इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर है हाफ इंटू 4, मोनोवेलेंट एटम है 3, पॉजिटिव चार्ज के लिए -1, 6/2 इक्वल 3। इसका 3 बॉन्ड पेयर है एंड 0 लोन पेयर है। तो इसका जियोमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लानर। ओके, H H H प्लस वैकेंट p ऑर्बिटल। तो इसका जियोमेट्री है ट्राइगोनल प्लानर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इस वीडियो को इधर ही खत्म कर रहा हूँ। पार्ट 1 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 12 डिस्कस किया मैंने। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।